हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें हम देखेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को। तो इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारा मेन टारगेट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल की वंशागति के कौन कौन से नियम हैं, एक जीन की वंशागति क्या होती है, दो जीन की वंशागति क्या होती है, साथ ही जीवों के अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है, उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन क्या होता है और आनुवंशिक विकार क्या होते हैं और किन कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो शाखा है, ब्रांच है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम ऐसे लक्षणों का अध्ययन करते हैं जो माता पिता से उनकी संतानों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। तो करीब आज से पहले अगर हम बात करें तो मानव को 8 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि मानव के अंदर जो लैंगिक लक्षणों के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वो विभिन्नताएं किन कारणों से होती हैं, किस और कैसे वो हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक होती हैं। तो इनके विषय में मानव को बहुत पहले से ज्ञान हो चुका था, पर वो उसका कोई प्रामाणिक तौर पे सबूत नहीं था। तो ऐसी स्थिति के कारण मेंडल ने जनरली क्या किया, 1822 ईस्वी के अंतर्गत एक ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के साइंटिस्ट हुए और जिनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रोन शहर के सिलिसिया नामक गांव में हुआ। और ये काफ़ी बुद्धिजीवी प्रकृति के स्टूडेंट रहे और बाद में इन्होंने सन 1866 ईस्वी में मेंडल्स लॉ करके मेंडल के नियम के आधार पे 3 कॉन्सेप्ट बताए, जिसके आधार पे पूरी की पूरी जो जेनेटिक्स थी, पूरी की पूरी जो वंशागति थी, उसको हम लोग समझने में काफ़ी आसानी हमें हुई और आज उन्हें ही हम लोग मेंडल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो जनरली जो वंशागति या जेनेटिक्स मेंडल को इसी आधार पे आनुवंशिकी का पिता कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है, फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो मेंडल ने अपनी जो आनुवंशिकता के नियम दिए, वो मटर के पौधे में 7 कैरेक्टरों को लिया और उनके आधार पे उनमें एनालिसिस की और उसका गणितीय रूप से, सांख्यात्मक रूप से विश्लेषण किया और उसके आधार पे उन्होंने पूरा क्लियर किया कि किस तरह से माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो सबसे पहला जो उन्होंने मटर के पौधे के अंदर कैरेक्टर चूज किया था वो था मटर के बीज का जो आकार था। तो आकार में पहला जो कैरेक्टर है यहाँ पे गोल लिया और दूसरा कैरेक्टर झुर्रीदार लिया। तो ये जो गोल वाला कैरेक्टर ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, अर्थात ये दिखेगा पहली पीढ़ी के अंतर्गत, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो नहीं दिखेगा। इसी तरह से बीज का रंग लिया जो कि पीला और हरा था, फूल का रंग बैगनी और सफ़ेद, साथ ही और भी कैरेक्टर्स चूज किए जिसमें था फली का आकार फूली हुई और सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरा और पीला था। साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो फूल की स्थिति है, फूल की स्थिति अक्षीय है। तो अक्षीय का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फूल है वो किनारे की साइड में इस तरह से यहाँ पे है, और जबकि जो दूसरा कैरेक्टर इन्होंने चूज किया इसमें अंत्य है। तो यहाँ पे फ्लावरिंग जो हुई है वो बिल्कुल एक्सियल पोजीशन पर भी हुई है, और जबकि यहाँ पे एक्सियल पोजीशन में नहीं है। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग कैरेक्टर उन्होंने चूज किए। और इसी तरह से उन्होंने तने की लंबाई को देखा, तो एक पौधा काफ़ी लंबा पहला आपको दिख रहा है, दूसरा आपको छोटा दिख रहा है, तो 2 तरह के तने को भी लिए वो। तो इस तरह से मेंडल ने मटर के पौधे के अंदर कुल 7 विपरीत लक्षणों के आधार पे वंशागत के नियमों को क्लियर किया। अब यहाँ पे सातों को आप इस टेबल में देख सकते हैं, सातों कैरेक्टर्स को दर्शाया गया है, तो इसके आधार पे हम इसे देखेंगे। तो जनरली अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक जीन की वंशागति क्या होती है। तो एक जीन की वंशागति में अगर आप बात करें तो यहाँ पे मेंडल ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने लंबे तथा बौने पौधे के बीच में संकरण कराया, और इसमें उन्होंने देखा कि जो पहली जनरेशन थी, जो पहली पीढ़ी थी, उसमें केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई दिए, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखाई दिए। फिर उन्होंने क्या किया कि उसमें सेकंड जनरेशन को भी देखा, और सेकंड जनरेशन में भी उन्हें कुछ जो कैरेक्टर थे वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर दिखाई दिए। तो ऐसा किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ, उसे हम आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि जनरली जैसे आपने पढ़ा था उस
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो ये फ्लावर है जिसमें उसके सभी पार्ट्स दर्शाए गए हैं। सॉरी। तो इसमें ये स्त्री केसर वाला भाग है, पुंकेसर है, पराकोष है, वर्तिकाग्र है, दल है। तो इस तरह से ये ऑलरेडी पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेंडल ने जनरली क्या किया, जो जनक था इसमें ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि ट्रांसफ़र किया। तो जो यहाँ का पॉलन ग्रेन था, परागकण जो था, परागकण को वर्तिकाग्र पर ट्रांसफ़र किया। तो वर्तिकाग्र पर जब ट्रांसफ़र किया तो इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन था उसे उन्होंने कैंची से कट करके हटा दिया। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो फूल है मटर का, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर में आएगा, बैगनी कलर का है, डोमिनेंट था। तो इस डोमिनेंट कैरेक्टर से उन्होंने जनरली क्या किया कि पुंकेसर को हटा दिया। तो जब पुंकेसर को उन्होंने हटा दिया तो जो बौने किस्म का जो फ्लावर था, बौने पौधे के मटर के पौधे का जो पुष्प था, उसका जो पुंकेसर था उसको डोमिनेंट वाले पे ट्रांसफ़र करके देखा कि क्या कैरेक्टर, क्या मतलब कि नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ऐसा किया तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो यही कंडीशन क्या कहलाएगी, इसी को हम लोग क्रॉस कहेंगे। तो ऐसी स्थिति के कारण जो बीज उत्पन्न हुए और जब इन बीजों से नए पुष्प उत्पन्न हुए तो उनसे इन बीजों से नए पौधे उत्पन्न हुए, तो देखा गया कि पहली पीढ़ी के अंदर जो सभी तरह के प्लांट्स थे वो एक तरह से लंबे दिखाई दिए, मतलब इनमें किसी भी तरह से कोई भी पौधा बौना नहीं दिखाई दिया। इसी को मेंडल ने कहा F1 पीढ़ी। तो जो पहली पीढ़ी के अंदर सभी पौधे पूरी तरह से लंबे दिखाई दिए और इनमें बौनापन नहीं दिखा, तो इसी कारण से इसे कहा गया प्रभाविता का नियम। और सभी पहली पीढ़ी के पौधे लंबे दिखाई दिए, अर्थात बौनेपन का लक्षण इनके अंदर छिपा था। इसी कारण से इन पौधों को हम शुद्ध लंबा न करके संकर लंबा कहेंगे। तो सभी के सभी पौधे पहली पीढ़ी के अंदर क्या हो जाते हैं, संकर लंबे। जब उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत भी किया तो उन्होंने जनरली देखा कि दूसरी पीढ़ी में भी उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और बौना पौधा। तो ये ऑलरेडी पहली पीढ़ी है, तो पहली पीढ़ी के अंदर देखा कि सभी प्लांट्स क्या होते हैं, लंबे दिखाई देते हैं। और जब उन्होंने दूसरी पीढ़ी में देखा, F2 जनरेशन में देखा, तो एक पौधा क्या था, पूरा का पूरा लंबा था, शुद्ध लंबा था, और दो पौधे संकर लंबे थे, एक पौधा क्या था, शुद्ध बौना था। अर्थात इनमें जो फिनोटिपिक रेशियो दिखा वो कितना था, 3:1 का था, और जो जीनोटिपिक रेशियो था वो 1:2:1 का दिखा। तो इस तरह से मेंडल ने देखा कि जो दूसरी पीढ़ी थी, F2 जनरेशन थी, उसके अंदर दो तरह के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो जनरली जो पहली पीढ़ी के अंदर, F1 पीढ़ी के अंदर जो प्रभावी लक्षण दिखा था, अप्रभावी लक्षण छिपा हुआ था, वो दूसरी पीढ़ी में दिखाई दे जाता है। तो इसी को उन्होंने कहा पृथक्करण का नियम। तो इस तरह से मेंडल ने जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कैरेक्टर के बेसिस पे क्लियर किया दो नियम। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुनेट। तो पुनेट का स्क्वायर मेथड भी उन्होंने यूज किया जनरली, जिसमें उन्होंने एक स्क्वायर इस तरह से ऐसे बना दिया और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर को रखा गया है, यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर को, दोनों के बीच क्रॉस कराया गया है। तो सभी के सभी प्लांट्स क्या दिख रहे हैं, हाइब्रिड दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो पहली जनरेशन है वहाँ पे सभी प्लांट्स हाइब्रिड दिखते हैं, जबकि जो सेकंड जनरेशन है यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, एक पौधा यहाँ ये वाला जो है शुद्ध लंबा है, संकर लंबे हैं, और ये वाला क्या है, शुद्ध बौना है। तो इस तरह से इनका जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो 3:1 है, जबकि जो जीनोटाइप रेशियो है वो कितना, 1:2:1 दिखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो मेंडल्स का नियम है उसमें कई तरह के कैरेक्टर आप देख सकते हैं। तो जिसमें अगर हम बात करें बेसिकली जो उन्होंने कुछ सिंबल्स का उपयोग किया था, जो कैपिटल टी का उन्होंने उपयोग किया वो था शुद्ध लंबे के लिए, और जो स्मॉल टी का उपयोग किया उसको बौने के लिए। तो दो उन्होंने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का उपयोग किया। इसी तरह से समयुग्मक जी था, होमोजाइगस, एक तरह के अगर जो
कैरेक्टर थे उन्होंने होमोजाइगस कहा। जैसे कैपिटल टी है तो होमोजाइगस हुआ, स्मॉल टी है होमोजाइगस हुआ, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली ये कंडीशन ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो इसी तरह से और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने कहीं पर जनरली वर्तमान समय में हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल टी के स्थान पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का भी उपयोग कर लेते हैं कहीं कहीं पे। एकल संकर क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो जब एक कैरेक्टर के बीच में एक ही विपरीत गुणों के बीच में अगर संकरण कराया जाता है तब उसे मोनोहाइब्रिड कहा जाता है, एकल संकर क्रॉस भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी दर्शाया गया है, ये लंबा शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है, तो दोनों लंबाई की ही बात हो रही है, तो एक ही कैरेक्टर है, लंबा और बौना एक ही कैरेक्टर हुआ। तो इस तरह के लक्षणों के बीच में संकरण के पश्चात जो परिणाम प्राप्त हुए उसे एकल संकर कहा गया, मोनोहाइब्रिड का क्रॉस कहा गया। इसी तरह से विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अगर जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर एक साथ आ जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस होगा। होमोजाइगस का मतलब कैपिटल टी होगा तो होमोजाइगस होगा, स्मॉल टी होगा तब भी होमोजाइगस होगा। इसे लंबा और बौना भी कहेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ इसे होमोजाइगस कहेंगे। और ये वाला जो होगा, ये वाली जो कंडीशन होगी ये हेट्रोजाइगस होगा, और इसे विषम युग्मक भी कहेंगे, और ये संकर भी होगा ऑलरेडी। तो इस तरह से मेंडल्स ने कुछ टर्म्स यूज किए, साथ ही उन्होंने इन सारी चीज़ों को एक गणितीय रूप दिया, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी था उसको उन्होंने एक गणितीय रूप में व्यक्त किया। तो यहाँ पे अगर हम इसे रखें तो जो ये क्या है, जो पहले ब्रैकेट में आपको दिख रहा है इसमें हाफ कैपिटल टी है, हाफ स्मॉल टी है, अगर दोनों को जोड़ के इसका स्क्वायर कर दें तो ऐसी स्थिति के कारण गणित के नियमानुसार इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख देंगे, और इनका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यही आएगा कि कैपिटल टी एक साथ हो जाएंगे और एक कैपिटल और स्मॉल टी एक साथ हो जाएंगे, और लास्ट में जो स्मॉल टी बचेगा वो एक साथ हो जाएगा। तो जो यहाँ पे कंडीशन आपको दिख रही है, एक चौथाई भाग जो होंगे सेकंड जनरेशन के अंदर वो शुद्ध लंबे होंगे, और मतलब जो आधे भाग होंगे 50% जो भाग होगा वो हाइब्रिड होगा, और जो एक चौथाई 25% जो भाग होगा वो क्या होगा, शुद्ध पौने के लिए होगा। तो मेंडल का जो नियम था, सेकंड जो नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका जो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 था, तो इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं 25% जो पौधे थे वो शुद्ध लंबे होते हैं, 50% पौधे संकर लंबे होते हैं, और 25% पौधे शुद्ध बौने होते हैं। तो इस तरह से यही परसेंटेज को इस गणित के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने एक दूसरा भी टर्म यूज किया, परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जनरली आप जैसे ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, अगर इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो एक ये आ जाएगा, हाइब्रिड वाली कंडीशन आएगी। अगर इसका क्रॉस हम इससे करा देंगे तो इसे हम लोग कहेंगे टेस्ट क्रॉस, और इससे कराएंगे तो ये होगा टेस्ट क्रॉस। दोनों की कंडीशन में इसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। तो टेस्ट क्रॉस कब कहते हैं, टेस्ट क्रॉस वाली जो कंडीशन होती है इसका क्रॉस बौने के साथ कराते हैं तब इसे टेस्ट कहा जाएगा, और बाकी अगर दोनों के कंडीशन में कराते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहा जाएगा। तो इसका मतलब हम अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएं कैपिटल टी के साथ तो इसे हम लोग कहेंगे बैक क्रॉस, और ये वाली कंडीशन अगर ना हो कि ये वाली कंडीशन हो कैपिटल टी इंटू यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी, तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, तो ये कंडीशन भी क्या कही जाएगी, बैक क्रॉस कहा जाएगा। लेकिन जो टेस्ट क्रॉस वाली कंडीशन होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी का जो क्रॉस कराते हैं वो स्मॉल टी के साथ कराते हैं, तो ये कंडीशन जो होती है इसे हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे यहाँ पे परीक्षार्थ संकरण का आरेखीय रूप।
तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल को डिफरेंट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों समयुग्मजी अप्रभावी है, समयुग्मजी अप्रभावी हैं। तो ये हाइब्रिड, पहले के डायग्राम में हाइब्रिड वाली कंडीशन, यहाँ भी हाइब्रिड, यहाँ भी ये हाइब्रिड वाले हैं, यहाँ पे ये क्या है, पूरा रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इस तरह से अगर इनका हम क्रॉस करा देते हैं, दोनों का आपस में क्रॉस कराते हैं, तो इसमें जो कंडीशन आपको देखने को मिले, जो जीनोटाइप इसका है, अब वो यहाँ पे आपको डोमिनेंट कैरेक्टर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अब आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। तो व्याख्या में जनरली दिया गया है कि पनेट वर्ग का जो परीक्षा संकरण है उसमें संतत के स्वरूप को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जनरली इस संकरण के प्रयोग को जीनोटाइप का उपयोग करके आप परीक्षा संकरण की सामान्य परिभाषा दे सकते हैं। साथ ही एक संकरण प्रयोग के आधार पर अपने परीक्षणों को बनाकर मेंडल के इनकी वंशागत संबंधी अपनी समझ के सार को रूप को सामान्य रूप से हम नियमित रूप से क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। वंशागत के नियमों का सिद्धांत की संज्ञा दे सकते हैं। प्रथम नियम है इनका प्रभाविता का नियम और द्वितीय नियम विसंयोजन का नियम, अर्थात वही सेग्रीगेशन का नियम। तो इन नियम्स को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।